हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये यूनिट नंबर 9 का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है उप सह संयोजक यौगिकों का नाम व सूत्र लिखना। तो बेटे कल के वीडियो में हमने आपको सिखाए थे उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम। तो उन नियमों का प्रयोग करते हुए आज हम उप सह संयोजक यौगिकों के नाम लिखना सीखेंगे। और बेटे यदि आपको उप सह संयोजक यौगिकों के नाम दिए गए हैं तो उनका सूत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करनी है उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक यौगिक को बोर्ड पे लिखता जाऊंगा और फिर हम उसका क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम। ठीक है बेटे। तो हम बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है, सबसे पहला जो हमारा यौगिक है वो है बेटे K3FeCN6। इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम हमें लिखना है। तो मैंने आपको कल नियम जब पढ़ाए थे तो उसमें बेटे एक बात सिखाई थी कि पहले धन आयन का नाम लिखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए ऋण आयन का नाम। और ये जो हमारा ऋण आयन है ये एक संकुल आयन है। और संकुल आयन में मैंने आपको सिखाया था पहले लिगेंड्स का नाम लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना चाहिए और फिर ब्रैकेट में लिखनी चाहिए केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इस धनायन को, ये क्या है, पोटेशियम। तो हम लिखेंगे पोटेशियम, ये लिख दिया पोटेशियम। अब आगे हम ऋणायन पे, कितने साइनो हैं, 6 साइनो हैं। तो आप लिखोगे हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और ये ऋण आयनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में लगता है 8 ATE। तो यहां हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे बेटे, फेरेट। और यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए कितना है। बेटे 3 तो है पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है +1। आपको पता है ना क्यों होता है +1, क्योंकि पहले वर्ग का तत्व है। एक Fe है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली x, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसकी x मान लेनी चाहिए। और 6 है बेटे साइनाइड, और साइनाइड की कितनी होती है -1। यदि आपको नहीं याद है तो आप HCN को आयनों में तोड़कर देख सकते हो, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव ऐसे टूटता है। तो CN के ऊपर आता है 1 इकाई ऋणावेश। किसी आयन के ऊपर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या ही होती है, इसलिए मैंने साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखी है। और ये सब मिला के कितना होना चाहिए, 0। तो 3 एकम 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6 इज इक्वल टू 0। माइनस के 6 हैं और बेटे प्लस के 3 हैं, देखो तो माइनस के 3 बचेंगे। अब ये माइनस के 3 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 3। इसका मतलब यहां मुझे लिखना है थर्ड। क्या लिखना है बेटे, थर्ड लिखना है। अब इस काम को आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से जरा कैसे कर सकते हो। भाई 3 तो पोटेशियम है, तो एक पोटेशियम का +1 होता है तो 3 का +3 हो जाएगा। तो इनकी कुल ऑक्सीकरण संख्या +3 है और इनकी कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -6। तो -6 और +3, तो कितने बचेंगे, -3। -3 को खत्म करने के लिए Fe को कितना होना पड़ेगा, Fe को होना पड़ेगा +3।
तो इस काम को आप मौखिक रूप से भी कर सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले काम को। ठीक है बेटे, तो चलो दूसरा यौगिक देख रहे। दूसरा यौगिक है बेटे AgNH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर है Cl। इसका IUPAC नाम लिखना है। अब मुझे यूं बताओ, इसमें तो ये वाला हिस्सा धन आयन है, ये वाला हिस्सा ऋण आयन, पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। और ये एक संकुल आयन है, और संकुल आयन का नाम लिखा जाता है पहले लिगेंड्स का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या, और फिर लिखेंगे इसका ऋणायन का नाम। ठीक है, तो कितने हैं इसमें? डाई एमीन है, डाई एमीन, ये लिख दिया डाई एमीन। अब ये बताओ ये क्या है? सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखेंगे, और बाद में जो ऋण आयन है उसका नाम आप लिखोगे क्लोराइड। यहाँ क्लोराइडो नहीं लिखना है और ना ही क्लोरो लिखना है, क्योंकि यहाँ Cl कोई लिगैंड थोड़ा ही है। यदि Cl होता लिगैंड तो लिगैंड का तो नाम लिखते हुए, यदि वो ऋण आवेशित लिगैंड है तो उसका नाम लिखते हुए बाद में बेटे हमें लगाना होता है O। पर यहाँ Cl जो है बेटे वो लिगैंड नहीं है, एक साधारण ऋण आयन है जो समन्वय सत्ता या संकर आयन से बाहर की तरफ रखा हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो सिल्वर का कितना होगा भाई। NH3 का तो 0 होता है, ये तो 0 है, चाहे ये 2 होते चाहे 3 होते। Cl का होता है -1, और -1 को खत्म करने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? इसे होना पड़ेगा बेटे +1, इसलिए सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है। आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि ये धन आयनिक संकर है क्योंकि ब्रैकेट पहले आ रहा है, वो ऋणायनिक संकर था क्योंकि ब्रैकेट बाद में आ रहा था। इसलिए हमने केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जोड़ा था, फेरेट। हमने यहाँ तो बेटे सिल्वर के नाम में सिल्वरेट या अर्जेंटेट नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये है बेटे धन आयनिक संकर। और धन आयनिक संकर एवं उदासीन संकर में जब भी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होता है तो हम बिल्कुल सिंपल नाम ही लिखते हैं। 8 का प्रयोग केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय केवल ऋण आयनिक संकर में किया जाता है। ये नियम भी बेटे मैंने आपको सिखाया था कल। अब देखो जरा, ये है CONH3 का होल 6 Cl3। इस यौगिक को देखो ध्यान से। इस यौगिक में बेटे पहले हमें इसका नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखने के लिए लिगेंड्स देखो 6 हैं। 6 को कहते हैं हेक्सा, और NH3 को कहते हैं एमीन, हेक्सा एमीन। CO केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और यहां लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और बाद में आ जाएगा क्लोराइड। क्या आ जाएगा बेटे? क्लोराइड। यहाँ क्लोराइड चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, क्लोराइड की संख्या नहीं देनी है। जिस तरह हमने यहाँ पोटेशियम 3 थे पर लिखा तो पोटेशियम है, 1 Cl था 1 क्लोराइड, Cl 3 थे फिर भी क्लोराइड। ठीक है बेटे, तो जो ब्रैकेट से बाहर वाला आयन होता है जिसे आप कहते हो आयनिक मंडल, उसमें आपके आयनों की संख्या कोई भी मायने नहीं रखती है, आपको सिर्फ उस आयन का नाम लिखना होता है, सामान्य नाम। जैसे इसका नाम क्लोराइड है, इसका क्या है? पोटेशियम। ठीक है बेटे, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NH3 का तो 0 होता है, Cl का होता है -1, -1 एक Cl का होता है, और ये कितने Cl हैं बेटे? 3 Cl हैं, तो इनका हो जाएगा -3, और इसका तो 0 है। -3 को खत्म करने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा? इसे होना पड़ेगा बेटे +3, इसलिए यहां हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। किसका? कोबाल्ट का। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। वैसे आप निकाल के देख सकते हो। इसका मैं x मान लूं, +6 है, NH3 का तो 0 है क्योंकि स्वतंत्र एवं मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जितने भी तत्व या फिर अणु हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। +3 है Cl का -1 = 0। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस,
अब बताओ ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ही नहीं हो गया, और वही लिखा बेटे हमने यहाँ। तो इस तरीके से आपको मौखिक रूप से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ये चीज आपको मौखिक रूप से करनी आनी चाहिए बेटे। मैं सिखाता रहूंगा हर एक नाम में आपको कि किस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाओ आप, कितने यौगिक करे हमने, 3 करे ना। चौथा यौगिक देखो ध्यान से। चौथा यौगिक है बेटे केंद्रीय धातु परमाणु तो है कोबाल्ट, इसके पास एक लिगैंड है एक्वा, H2O को एक्वा ही तो कहते हैं। एक है साइनो, साइनो कह दो या साइनाइडो कह दो, एक ही बात है। और 2 हैं बेटे इथाइलिन डाइअमीन, और इसके ऊपर दे रखा है 2 इकाई धनावेश, यानी कि धन आयनिक संकुल, यौगिक ना होके ये आयन है, ठीक है, धन आयनिक संकुल आयन है। अब देखो इसका नाम लिखना है, बाहर का कोई हिस्सा है ही नहीं। अब इसमें लिगेंड्स का नाम हमें पहले लिखना है। ये तो है एक्वा, ए से शुरू होगा। ये है साइनो, सी से शुरू होगा। ये है इथाइलिन डाइअमीन, ई से शुरू होगा। तो ए बी सी डी में पहले इसे आना चाहिए ए बी सी डी ई, यानी पहले हम लिखेंगे एक्वा, फिर लिखेंगे हम साइनो, और फिर लिखेंगे हम इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है बेटे। तो एक्वा में क्या लिखेंगे हम, एक्वा तो एक ही है तो हम लिखेंगे एक्वा, लिख दिया। फिर लिखेंगे हम साइनो, भी एक है, साइनो लिख दिया। फिर हमने देखा 2 हैं इथाइलिन डाइअमीन, तो 2 को यहाँ डाई नहीं कहना है, यहाँ कहना है 2 को, क्या कहना है बताओ, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन में तो पहले से ही डाई नाम आ रहा है। जो इस तरह के लिगेंड्स होते हैं उसमें हम 2 के लिए प्रयोग करते हैं 20 का, ये बात सिखाई थी ना मैंने, 20। और इथाइलिन डाइअमीन को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इथाइलिन डाइअमीन, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो लिगेंड्स तो हो गए तीनों। अब केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट, ये लिख लिया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 तो इसका है और 0 इसका है, इसका है -1, और -1 उधर जाके हो जाएगा +1। तो प्लस के 2 तो पहले से ही थे और प्लस का 1 ओ भी हो गया एक, तो प्लस के 3 हो गए। प्लस के 3 को खत्म करने के लिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो यहाँ आप थर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे बेटे, थर्ड। समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना होगा, थर्ड, और ये आयन है तो यहाँ ये भी आपको लिख देना है आयन। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है बेटे। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मौखिक रूप से निकालना आना चाहिए। अब आ जाओ आप नंबर 5 पे। ये है CO Br2 En2, और इसके ऊपर है 1 इकाई धनावेश। इसका नाम लिखेंगे। बताओ पहले ब्रोमो लिखूं, ब्रोमो कह दो या ब्रोमाइडो कह दो, एक ही बात है। पहले ब्रोमाइडो लिखूं या इथाइलिन डाइअमीन लिखूं, बताओ। ABCD में पहले बी आता है या ई, आपको सबको बताया पहले आता है बी। तो डाई तो होंगे इसमें ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो को आप ब्रोमो भी लिख सकते हो, डाई ब्रोमो लिख दो या डाई ब्रोमाइडो लिख दो, ठीक है। और बेटे 20 हो गए इसमें, यहाँ डाई नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 20 इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है बेटे। 20 हो गए इथाइलिन डाइअमीन, और ये हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आयन। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, इसका तो 0 है, इसका है कितना बेटे, ये -1 होता है ना, Cl का भाई है Br, तो ये दोनों मिलके -2 का काम करेंगे। -2 उधर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे, और प्लस का 1 पहले से ही है वहां, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड होगा। कितना होगा बेटे, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब देखो नेक्स्ट यौगिक नंबर 6। इस तरीके से आपको मौखिक रूप से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ये लिख दिया मैंने क्रोमियम, और इसके पास 3 हैं एमीन,
और बेटे 3 है Cl, इसका नाम लिखना है। यह कोई आयन नहीं है, आयन नहीं है बेटे, देखो कोई आवेश नहीं लिखा ऊपर। ये एक उदासीन संकुल है। जब मैं आपको संकुल पढ़ा रहा था तो धन आवेशित संकुल पढ़ाए थे, ऋण आवेशित संकुल पढ़ाए थे, और बेटे उदासीन संकुल भी तो पढ़ाए थे। तो यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो उदासीन संकुल का है। आप मुझे यूं बताओ कि पहले एमीन लिखना चाहिए या पहले क्लोरो लिखना चाहिए, यूं बताओ आप मुझे। ए से एमीन, सी से क्लोरो। तो एमीन लिखोगे आप, कितने एमीन है? ट्राई। तो हम लिखेंगे ट्राई एमीन, ये लिख दिया ट्राई एमीन। और बेटे ट्राई क्लोराइडो लिख दो या क्लोरो लिख दो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। आप इसे क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो भी, इसे ब्रोमो भी लिख सकते हो, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा ट्राई एमीन, ट्राई क्लोराइडो। क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, आयन नहीं लिखना है, क्योंकि यह कोई आयन नहीं है। देखो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसका होता है -1, पर ये 3 है तो -3 का काम करेंगे। और इस -3 को कैंसिल करने के लिए Cr को होना पड़ेगा प्लस का थर्ड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का थर्ड होगा। कितना होगा? थर्ड होगा। इस तरीके से बेटे हमें नाम लिखने होते हैं, IUPAC नाम। 6 लिखे ना हमने, 7वां देखो ध्यान से जरा। 7वां ये है हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ एक लिगेंड है इथाइलिन डाइअमीन, और बेटे 2 हैं NH3 यानी कि एमीन, और बेटे एक है नाइट्रो NO2, और बेटे एक है Cl यानी कि क्लोराइडो कह दो या क्लोरो कह दो, और बाहर बेचारा है सल्फेट। इसका IUPAC नाम लिखना है। अब थोड़ा सा मजा आने वाला है। जब हम बेटे इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो आप क्या करोगे भाई? E से तो इथाइलिन डाइअमीन, A से एमीन, N से नाइट्रो, और C से क्लोरो। बताओ पहले नंबर पे किसे रखोगे? इसे ही तो रखोगे। ABCDEFGHIJKLMN, N आ गया। पहले पे तो लिखो आप एमीन, ABCD के क्रम में अरेंज कर दिया। 2 एमीन है तो आप लिखोगे डाई एमीन। ठीक है बेटे, ये तो हो गया क्लियर। दूसरे नंबर पे क्लोरो तो एक ही है, क्लोरो लिख दो या क्लोराइडो लिख दो, बाद में O आना चाहिए। ऋण आयनिक लिगेंड का ये नियम है कि बाद में O आना चाहिए, तो आप इसे क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो भी। तो 2 एमीन हो गए, एक क्लोराइडो या क्लोरो हो गया, और बेटे एक है इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है बेटे। नंबर 4 नाइट्रो, यहां लिख दूं नीचे नाइट्रो, ये लिख दिया नाइट्रो। अब बताओ चारों लिगेंड्स हो गए। अब है हमारे पास प्लेटिनम, ब्रैकेट पहले लगा हुआ है, धनायनिक संकर यौगिक है, सामान्य नाम लिखा जाएगा प्लेटिनम, लिख दिया प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे सल्फेट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला जो आयनिक मंडल है उसमें सल्फेट आयन है। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसका तो होता है 0, इसका भी 0, इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता है, इसका होता है -2। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। भाई यूं बताओ मुझे कि जब -1 और -2, ये -4 नहीं हो गए क्या बेटे? सारे मिल गए। और -4 को खत्म करने के लिए प्लेटिनम को क्या होना पड़ेगा? +4। तो यहां मैं लिखूंगा रोमन पद्धति में 4। जब हम रोमन पद्धति में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ना बेटे, ध्यान से समझियो, जब हम रोमन पद्धति में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो बेटे इस मेथड को कहते हैं स्टॉक मेथड। जो मैं आपको सिखा रहा हूं IUPAC नाम लिखने का तरीका, उस तरीके की एक खासियत है कि उसमें हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो रोमन पद्धति में लिखते हैं। और जब हम रोमन पद्धति में लिखते हैं तो इस स्पेशल मेथड को हम कहते हैं स्टॉक मेथड।
ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो स्टॉक मेथड है। ठीक है बेटे। नंबर 8, 8वें नंबर पे देखो, केंद्रीय धातु परमाणु है क्रोमियम, और बेटे एक्वा हैं लिगेंड्स के रूप में 4, और 2 हैं क्लोराइडो, और बेटे ब्रैकेट के बाहर भी एक आयनिक मंडल में क्लोराइड है। इसका नाम बताना है हमें, क्या होगा बताओ। पहले एक्वा लिखूं या क्लोराइडो लिखूं? आप कहोगे कि सर एक्वा लिखो पहले, ए से शुरू हो रहा है क्योंकि, तो टेट्रा तो हो गए एक्वा, 4 है ना, 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। टेट्रा तो हो गए बेटे एक्वा, और डाई हो गए क्लोराइडो। डाई क्लोराइडो कह दो या क्लोरो कह दो, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। ठीक है बेटे। ये क्या है? क्रोमियम, केंद्रीय धातु परमाणु है क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिख देंगे। बाहर क्या है? क्लोराइड। यहां क्लोराइड लिखना है, मतलब यहां क्लोराइडो नहीं लिखना है, ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि ये तो आयनिक मंडल में Cl आया है तो क्लोराइड की तरह ही बिहेव करेगा, लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करने का यहाँ। ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखना है हमें कितना है। आपको पता है इसका तो 0 होता है, इसका होता है -1 और इसका भी -1, तो 0 वाले को तो देखना ही नहीं है। माइनस के 3 और माइनस का 1, क्योंकि ये 2 है ना, सॉरी माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस के 3 होंगे बेटे, और माइनस के 3 को खत्म करने के लिए क्रोमियम को कितना होना पड़ेगा? प्लस का 3, तो यहां हम लिखेंगे थर्ड। इसका नाम हुआ टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये है इसका यूपीएससी नाम। नंबर 9, नंबर 9 पे हम पढ़ेंगे NiCl4 2-। इसे देखो जरा, ये ऋण आयनिक संकर आयन है, ऋण आयनिक जटिल आयन है, या ऋण आयनिक संकुल आयन है बेटे। टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट, निकिल नहीं लिखना है, बाद में 8 लगाना है, केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में 8 इसलिए लगाना है क्योंकि ऋण आयनिक संकर यौगिक है, ऋण आयनिक संकर आयन है, तो निकिलेट लिखना है, NiCkelate, निकिलेट, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर और बाद में आयन। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना बैठेगा इसका भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपने x मान लिया और 4 हैं क्लोराइड -1 वाले, और इज इक्वल टू क्या है? -2, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 4 × 4 इज इक्वल टू -2। तो बताओ ये -2 और +4 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये -4 उधर जाके +4 हो गया, तो यहाँ लिखोगे आप सेकंड। तो इसका नाम क्या हुआ बेटे? इसका नाम हुआ टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो निकिलेट सेकंड आयन। बस आपको इस चीज में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जहां भी ऋण आयनिक संकर आता है वहां केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 लगता है। ये चीज बेटे मैंने आपको सिखा रखी है पहले भी, और अब भी मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। 10वां देखो जरा ध्यान से, ये है हमारे पास निकिल, और बेटे ये है NH3 और बाहर लिखा हुआ है Cl2। इस यौगिक को देखो ध्यान से आप, यदि आप इस यौगिक की बात करो तो बेटे ये है हेक्सा, हेक्सा लिख दूं पहले, हेक्सा क्या है? एमीन है ना, AMINE, हेक्सा एमीन निकिल NiCkel। अब बताओ मैंने निकिलेट तो नहीं लिखा, यहाँ निकिलेट लिखा था क्योंकि ऋण आयनिक संकर था। यहाँ हमें कैसे पता चला कि ये धन आयनिक संकर है? हमें ऐसे पता चला क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है पहले। यदि ब्रैकेट पहले आता है तो पहले लिखा जाने वाला आयन तो बेटे धन आयन ही होता है, और यदि उपसह संयोजक हिस्सा यानी कि जिसे आप कहते हो समन्वय सत्ता या उपसह संयोजक मंडल, वो पहले लिखा गया है तो समझो कि वो धन आयनिक संकर है। क्या है? धन आयनिक संकर या धन आयनिक संकुल या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स।
तो इसलिए हमने लिखा है हेक्सा एमीन निकिल, 8 नहीं लगाया, निकिलेट नहीं लिखा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे और बाद में हम लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइड ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटे, इसका तो 0 होता है और इसका आपको पता है -1 होता है, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। माइनस के 2 को खत्म करने के लिए इसे होना पड़ेगा प्लस का 2, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड होगा, तो इसका नाम होगा हेक्सा एमीन निकल सेकंड क्लोराइड। ठीक है बेटे, चलो अच्छा एक और देखो, आप यहाँ देख रहे एक और एग्जांपल। केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट और इसके पास बेटे इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड्स हैं और उनकी संख्या है 3 और धन आयनिक संकर है, देखो आयन है, धन आयनिक संकर आयन। तो आप बता दोगे 3 को यहाँ क्या कहना पड़ेगा, ट्राई कहूं या ट्रिस कहूं, ये बताओ। ट्रिस कहना चाहिए ना, तो हम लिखेंगे ट्रिस, क्या है ब्रैकेट में लिख देना चाहिए इथाइलिन डाइअमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर बताओ इसका यहाँ कितना है, ये तो 0 है आपको पता है, बस फिर तो 3 ही होगा क्योंकि ये तो 0 है, तो 3 ही तो बैठेगा क्योंकि इसके ऊपर आवेश 3 इकाई धनावेश है, तो थर्ड बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कराऊंगा और नाम आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, कितने हुए थे बेटे, 11 हुए थे ना, 11 हुए थे। नंबर 12 पे हमें सीखना है, ध्यान से देखेंगे बेटे सब बच्चे। नंबर 12 पे हमें सीखना है, ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु निकिल और उसके साथ CO कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं और इनकी संख्या है 4 और कोई आवेश नहीं है, उदासीन लिगेंड है, इसका नाम लिखना है। तो बेटे 4 का मतलब टेट्रा और CO का मतलब कार्बोनाइल और ये है निकिल NiCKEl और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसका। आयन तो यहाँ लिख नहीं सकते बेटे हम, देखो इसका तो 0 होता है बेटे ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकिल ये तो कोई भी आवेश नहीं आने का इसके ऊपर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। कितना है बेटे, 0। ध्यान रखना जरा इस वाले यौगिक को। नंबर 13 ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ये तो है बेटे जिंक केंद्रीय धातु परमाणु और इसके पास हाइड्रोक्सो हैं 4, वैसे तो हाइड्रोक्साइड है पर लिगेंड है तो मैं तो इसे हाइड्रोक्सो ही बोल लूंगा बेटे, और इसके ऊपर है 2 इकाई ऋणावेश यानी कि ऋण आयनिक संकर है। ठीक है बेटे, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 को कहते हो आप टेट्रा और OH को आप कहते हो हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये हो जाएगा जिंकेट। देखो जिंक नहीं लिखा, जिंकेट लिखा, समझ रहे आप जिंकेट क्यों लिखा, इसलिए लिखा बेटे क्योंकि ऋण आयनिक संकर है और ऋण आयनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में 8 लिखना पड़ता है और यहाँ लिख देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ लिख देंगे आयन। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होगा इसका, आपको पता है ना OH का -1 होता है, तो -4 कितने हैं, -4 हैं और बेटे -4 उधर जाके क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, +4 और बेटे -2 वहां पहले से ही है, तो +4 हो गए और -2 हो गए, तो +2 ही तो बचे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, सेकंड, यहां हम लिखेंगे सेकंड। तो ये हुआ टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड आयन। नंबर 14 पे आ जाओ, मतलब यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता हो तो करके देख लेना चाहिए इस तरीके से, जैसे जिंक का हमने X मान लिया, 4 है, हाइड्रोक्साइड -1 मान लिया और ये है -2, तो मुझे यूं बताओ आप, ये हो जाएगा +- -4 = -2,
तो x इज इक्वल टू -2 और +4। बताओ x इज इक्वल टू +2 नहीं आएगा? आया ना +2। इस तरीके से आप रफ पेज पे करके देख सकते हो। पर बेटे सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब आप मौखिक रूप से इस काम को कर लोगे, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 14, केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम। क्या है बेटे? प्लेटिनम। और एमीन है इसके पास 2। और बेटे क्लोराइडो भी कितने हैं? 2 हैं। और इसका नाम बताना है आपको। उदासीन संकर है, कोई आवेश नहीं है इसके पास। तो हम लिखेंगे, पहले क्लोराइडो लिखूं या एमीन? एमीन लिखना चाहिए ना। 2 हैं, डाई एमीन और बेटे डाई क्लोराइडो, डाई एमीन डाई क्लोराइडो। ये है प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर। आयन तो वहां लिखना ही नहीं है। देखो इसका तो 0 होता है और इसका होता है -1, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। माइनस के 2 को खत्म करने के लिए ये हो जाएगा +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा सेकंड। ठीक है बेटे। नंबर 15 पे आ जाओ, ध्यान से देखियो जरा। यह है हमारे पास K2 और केंद्रीय धातु परमाणु है निकेल और साइनो है 4। इसका नाम बताना है। पहले तो इसका बताओगे आप, पोटेशियम। पोटेशियम अब बताओगे टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट। पता है ना निकिलेट क्यों लगाया है यहाँ? इसलिए लगाया क्योंकि ब्रैकेट बाद में आ रहा है, और जब बाद में आ रहा है तो पहले वाला धनायन और बाद वाला ऋणायन होता है, चाहे वो बाद में ब्रैकेट हो या बिना ब्रैकेट के हो। आपको पता है पहले वाला हिस्सा हमेशा धनायन होगा, बाद वाला हिस्सा हमेशा ऋणायन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका कितना होगा। ये तो -4 हो जाएंगे, ये +2, तो -2 बचेंगे। -2 को खत्म करने के लिए इसे +2 होना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आएगा इसका सेकंड। समझ में आ रहा ना? देखो +2 हैं, एक का तो इसका -1 होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी -1। तो ये सॉरी +1 होता है इसका। कितना होता है? +1। प्लस के तो हो गए 2 और माइनस के हो गए 4, तो माइनस के 2 बचेंगे। और बेटे -2 को खत्म करने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? +2 होना पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमने ब्रैकेट में लिखा है सेकंड। नंबर 16 पे आ जाओ आप। 16, केंद्रीय धातु परमाणु दे रखा है कोबाल्ट और बेटे 5 हैं इसके पास एमीन लिगेंड्स। और बेटे कौन सा नंबर है? 16 है ना। और एक है इसके पास ONO नाइट्राइटो, और आवेश इसके ऊपर है 2 इकाई धन आवेश। अब देखो बताओ एमीन लिखो पहले या नाइट्राइटो? एमीन लिखना चाहिए। तो 5 एमीन है, तो पेंटा एमीन। और बेटे नाइट्राइटो तो एक ही है, नाइट्राइटो। देखो नाइट्रो तो होता है NO2 और ONO होता है नाइट्राइटो। फिर लिखेंगे हम कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे आयन। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका कितना होगा। X +5 है एमीन 0 वाले, इसका होता है -1 इज इक्वल टू +2। ये तो गया, ये हो गया आपका x +- -1 इज इक्वल टू +2। x इज इक्वल टू +2 और +1 हो जाएगा उधर जाके, तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा थर्ड। क्या आएगा बेटे? थर्ड। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए बेटे आपको बिल्कुल। 11th क्लास में आपको सिखाया गया था ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। नंबर 17 पे आ जाओ। अच्छा चलो, ये है हमारे पास कोबाल्ट और बेटे इसके पास है NH3। कितने हैं? 6 हैं। और बेटे ये दे रखा होल ट्वाइस, ये तो बड़ा अजीब नाम है। और SO4 में दे रखा है इन्होंने होल थ्राइस। अब आएगा मजा, इसका नाम लिखना है। चलो नाम लिख रहे,
हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर क्या है, सल्फेट, सल्फेट। अब यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, देखेंगे कैसे होगा, बहुत मजा आएगा। यूं बताओ कोबाल्ट कितने हैं, 2 हैं, तो मैं लिखूंगा 2x, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसे x मान लेना चाहिए। और बेटे 6 दूनी 12 है आपके पास NH3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। और बेटे 3 है आपके पास सल्फेट, और सल्फेट का होता है -2, पता है ना आपको भाई। सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर यदि किसी बच्चे के समझ में ना आता हो तो वो H2SO4 को आयनों में तोड़कर देख सकता है। जब आप भाई सल्फेट का कोई यौगिक ही तो सोचूंगा, किसी आयन की आवेश या ऑक्सीकरण संख्या यदि आपको याद नहीं है तो आप उस आयन से बनने वाले किसी यौगिक को अपने दिमाग में सोच लो। जैसे मुझे सल्फेट का नहीं पता कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है या इसके ऊपर आवेश कितना होता है, तो मैंने सल्फेट का एक यौगिक सोच लिया, हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे आप कहते हो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर मैंने इसे आयनों में तोड़ के देख लिया, 2 तो बनेंगे H पॉजिटिव आयन और 1 बनेगा SO4 डबल नेगेटिव आयन। यहाँ से क्योंकि 2 इकाई धनावेश है तो 2 इकाई ऋणावेश बनना चाहिए, तो यहाँ से मुझे पता चला है कि सल्फेट के ऊपर 2 इकाई ऋण आवेश होता है और किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है। यह बात भी आपको सिखाई जा चुकी है 11th क्लास में। इसलिए मैंने 3 सल्फेट की ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया है। ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 2x प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 नहीं हो जाएगा, और 2 तिया 6, बताओ 3 नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ हमें थर्ड लिखना है। इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलती करके आते हैं, या फिर रट्टा मार लेते हैं कि इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड होगा। अब वो कैसे होगा इस बात को समझते ही नहीं है। बेटे जहां तक समझने का प्रयास कर सको करना चाहिए, मतलब आपको समझ के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बेटे इतिहास भूगोल तो नहीं पढ़ रहे जिसमें हमें रट्टा मारना है। हम तो बेटे विज्ञान पढ़ रहे, और विज्ञान में भी सबसे ज्यादा खतरनाक वाला विज्ञान रासायनिक विज्ञान, ठीक है। तो बेटे रासायनिक विज्ञान को तो समझ के ही पढ़ना चाहिए, जब ही मजा आता है। और यदि आप समझ के पढ़ोगे ना तो आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। काम थोड़ा करो पर ऐसा करो कि वो आपको हमेशा याद रहे। और आप काम तो कर रहे बहुत ज्यादा और समझ में आपके कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा काम करने से कोई भी फायदा नहीं है। हमें बेटे क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी नहीं मेंटेन करनी है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा करो, पर जितना भी करो वो ऐसा करो कि आपका हो जाए पूरा 100% आपका हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने काम तो बहुत सारा कर लिया, पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली पूरे दिन में, और आपने ऐसी पढ़ाई करी है कि सिर्फ आप कह सकते हो कि मैंने इतने यूनिट या इतने लेसन कंप्लीट कर दिए हैं, पर क्या वे लेसन, वे यूनिट्स जो आपने एक दिन में कंप्लीट कर दिए हैं, क्या वे पूरे आपके हो गए हैं? तो इस बात पे को आराम से आपको सोच लेना चाहिए कि क्या हमने क्या ईमानदारी से काम किया है। देखो अगला यौगिक देखो आप, ये है बेटे K3, और यहाँ है क्रोमियम, और यहाँ है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेटो कितने हैं? 3 ऑक्सीलेटो हैं। इसका नाम हमें बताना है। अब देखो ये तो पोटेशियम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम ट्राई, ब्रैकेट में लिख दो चलो ऑक्सीलेटो, थोड़ा अजीब सा नाम है ना इसलिए, ठीक है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। बताओ क्रोमियम लिखूं इसे या क्रोमेट लिखूं? बताओ। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद में कुछ ना लगाऊं या 8 लगाऊं? आपको देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट बाद में है। यदि ब्रैकेट बाद में है तो कैसा संकर है? ऋण आयनिक संकर है, और ऋण आयनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में 8 लगता है, तो हम यहाँ क्रोमेट लिखेंगे बेटे, और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर।
तीन तो है पोटेशियम +1 वाले, एक क्रोमियम जिसका हमें निकालना है, और तीन है ऑक्सीलेट आयन -2 वाले, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 + x + माइनस और 3 दूनी 6। बताओ कितना हो जाएगा? माइनस के 3 बचेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस के 3। तो यहाँ ऑक्सीडेशन आया थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? थर्ड आया। तो इसका नाम हुआ पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, ये इसका IUPAC नाम है। अच्छा चलो एक और आपका जाना पहचाना नाम लिखवा दूं, K4Fe इसे देखो, आप इसे शुरू से देखते आ रहे हो और 11th क्लास में भी कई जगह रट्टा मारा है इसका। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बेटे पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका IUPAC नाम नहीं है, हो इसका सामान्य नाम है। इसका IUPAC नाम क्या होगा बताओ? ये K है तो हम लिखेंगे पोटेशियम, 6 है साइनो तो 6 को आप लिखोगे हेक्सा साइनो। और ये देखो फेरेट, क्योंकि ऋणायनिक संकर है, यहाँ फेरेट 8 लगाना पड़ेगा। अब फेरेट लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यदि आप आयरन के बाद में 8 लगाओगे तो बोला जाएगा आयरनेट, अजीब लगेगा। इसलिए हमने आयरन का असली नाम प्रयोग किया है, जो इसका ग्रीक भाषा में नाम है। आयरन का क्या नाम है? फेरम। क्या नाम है बेटे? फेरम। तो फेरम से हमने बनाया फेरेट। तो ये हुआ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और यहां लिख देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई 4 तो हो गए प्लस वाले और 6 हो गए माइनस वाले, तो माइनस के 2 बचेंगे, उन्हें खत्म करने के लिए इसे प्लस का 2 होना पड़ेगा। इस तरीके से बेटे आपको IUPAC नाम लिखने आने चाहिए। वैसे मैंने हर तरीके के IUPAC नाम लिखने के नियम आपको सिखा रखे हैं कल के वीडियो में। यदि आप कल का वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ और अच्छी बातें बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो चलो बेटे थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं नाम से सूत्र लिखने की। यदि हमें एग्जाम में IUPAC नाम दे दिया गया है तो उससे हम अणु सूत्र किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में चलो बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेके चलता हूं। मान लो हमें एक यौगिक का नाम दिया है टेट्रा एमीन एक्वा, ये नाम दिया है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। मान लो ये नाम हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप इसका सूत्र बताओ यौगिक का क्या होगा। अब सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा ही दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं लगने का, ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटे। देखो इन्होंने कहा है टेट्रा एमीन, क्या कहा है? टेट्रा एमीन। हमें इस तरफ से इस तरफ को लिखना है उल्टा, बस यूं ध्यान रखना है। टेट्रा एमीन यानी कि एमीन है हमारे पास कितने हैं? टेट्रा माने 4, लो टेट्रा एमीन हो गया। फिर इन्होंने कहा एक्वा, ये लिख दिया हमने एक्वा, लिख दिया। फिर कहा क्लोराइडो, ये लिख दिया क्लोराइडो, एक ही तो है, 2 होते तो डाई लिखते। फिर कहा कोबाल्ट थर्ड, यानी कि कोबाल्ट है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख लेंगे हम प्लस का 3, साइड में कुछ नहीं लिखना है। और फिर इन्होंने कहा है क्लोराइड, यानी कि अब ब्रैकेट बंद कर दो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद, और क्लोराइड कहा है तो यहाँ लिख दो Cl। अब यहाँ एक समस्या खड़ी होती है बच्चों के सामने कि यहाँ क्या Cl की संख्या बिल्कुल सही है? बेटे Cl की संख्या मान लो यहाँ x तो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? x। अब पता चलेगा आपको Cl का कितना होता है? -1 होता है, H2O का 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, इसका भी 0 होता है, और इसका आपको पता है -1 होता है Cl का। तो यहाँ मैं x की जगह क्या लिखूं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि x की जगह क्या लिखना चाहिए। क्या यहाँ Cl 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे, कैसे पता चलेगा?
ऐसे पता चलेगा बेटे कि कोबाल्ट का +3 है, ये लिख लिया हमने +3, ठीक है बेटे, कोबाल्ट का हमने +3 लिख दिया। Cl का कितना है, -1 है, ये लिख दिया। H2O का 0 है, NH3 4 हैं, उनका भी 0 है। और बेटे Cl कितने हैं, x, हमने x मानने हैं और इसका -1 है और =0। यहां से कैलकुलेट कर लो आप, ये हैं +3 और ये हैं प्लस माइनस का 1, ये तो खत्म हो गए दोनों, और ये है प्लस माइनस और x =0। ठीक है बेटे, अब बताओ कितना हुआ है, यहाँ +3 है और -1 है, तो +2 -x =0। तो ये -x ये +2 उधर जाके -2, x की वैल्यू बताओ कितनी आई, 2। इसका मतलब हमें x की जगह क्या लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए। x की जगह बेटे हमें 2 लिखना चाहिए, तो यहाँ 2 आएगा। बस इस खेल को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया है। आपको जितने भी लिगेंड्स दे रखे सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखो और इसका भी लिखो, बाहर वाले का जो भी आयनिक मंडल में आयन है, और उसकी संख्या को x मान लो आप, तो x का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा और उस वैल्यू को ही आपको लिखना है x की जगह। ठीक है बेटे, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रखोगे ना ध्यान, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं, नाम दे देंगे और फार्मूला भी पूछ लेंगे। जैसे चलो कुछ प्रैक्टिस और करा दूं मैं आपको, देखते रहिए ध्यान से। जैसे आपको दिया गया डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, मान लो ये दिया गया। आप इसका नाम लिखना है हमें, नाम इन्होंने दिया है, फार्मूला लिखना है। डाई एमीन, तो मैं लिखूंगा एमीन है डाई, ये लिख दिया डाई एमीन। फिर कहा डाई एक्वा, इधर को लिखना ना उल्टा, लो डाई एक्वा कर दिया। फिर डाई क्लोराइडो, ये लिख दिया, इसे तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, Cl2 ही लिख दो। फिर कहा कोबाल्ट, ये लिख दिया कोबाल्ट। और फिर कहा थर्ड, ये लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर +3। और फिर कहा इन्होंने सल्फेट, ये लिख दिया SO4। अब हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ, मतलब SO4, यहाँ देखो +3 है, -1 है, ये 0 है, ये 0 है, थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा, ध्यान से समझियो बेटे। मुझे ये बताओ, SO4 तो अभी पढ़ा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ठीक है बेटे। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि +3 हो गए और माइनस के कितने हो गए, देखो ये 2 लिखा हुआ, 2, +3 और -2, तो +1 कितना हुआ, +1 पूरे पे +1 चार्ज है, ये जो पूरा है इसके ऊपर चार्ज है +1, और ये जो सल्फेट है इसके ऊपर चार्ज है -2। तो मुझे यूं बताओ, संयोजकता के नियम में इसका चार्ज इधर और इसका चार्ज इधर जाना ना, जाना है, पक्का है। तो 2, जब इसका सारे का कैलकुलेट कर लिया हमने, +1 आया है, तो यहाँ तो इसका तो होल ट्वाइस, होल करके ब्रैकेट में यहाँ तो 1 लिखना है, और 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 लिखना है यहाँ, और -2 इधर जाना है, तो यहाँ 2 होल ट्वाइस आएगा। यहाँ क्या आएगा बेटे, होल ट्वाइस। अब देख लो आप कैलकुलेट करके, अब सब कुछ बैलेंस है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट पे आवेश आया था +1, और हमने ब्रैकेट कर दिए हैं 2, होल ट्वाइस करके क्या कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं। तो पूरे ब्रैकेट पे +1 था, तो 2 ब्रैकेट पे +2, और +2 को तो खत्म करेगा -2, पक्की बात है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, यही सबसे ज्यादा टिपिकल है, और तो सब इस तरीके से ही हो जाएंगे। जैसे मान लो, चलो एक प्रैक्टिस और कर रहे हैं हम, जैसे मैं लिखूं हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th, और बाहर क्या है देखो जरा, क्लोराइड। देखो बेटे, अब देखो हेक्सा एमीन, ये है एमीन और कितने हैं हेक्सा,
हेक्सा एमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 दे रखा है और बाहर दे रखा है क्लोराइड। ठीक है, अब बताओ मुझे, इसका तो 0 होता है, इसका -1 होता है, तो यहाँ कितने लिखूं? x तो लिखना पड़ेगा यहाँ। अब बताओ, प्लस के 4 तो हो गया प्लेटिनम का, 6 हो गए एमीन 0 वाले, और x हो गए Cl-1 वाले इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही हो गया। प्लस के 4 प्लस माइनस माइनस के x की 1 में गुणा x इज इक्वल टू 0। तो बेटे माइनस का x इज इक्वल टू प्लस के 4 उधर जाके माइनस के 4, x है ये माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आया? 4 आया। तो इसका मतलब x की जगह आपको 4 लिखना है। यहाँ x की जगह क्या लिखना है बेटे? 4 लिख दोगे ना? यहाँ x की जगह बेटे आपको 4 लिखना है, 4। ये लिख दिया हमने x की जगह 4। इस तरीके से करना है आपको, ठीक है बेटे। चलो अच्छा, एक और यौगिक देख लो आप नंबर 4 पे, पोटेशियम टेट्रासाइनो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट सेकंड, निकिलेट सेकंड है, ब्रैकेट बाद में लगेगा, समझ रहे ना आप? 8 लगा रहा है यहाँ, तो निकिलेट सेकंड ब्रैकेट बाद में लगेगा। पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम तो ये लिख दिया K, फिर कहा टेट्रासाइनो, यानी अब इधर से चलूंगा उल्टा, टेट्रा माने 3 नहीं 4, टेट्रा टेट्रा माने तो 4 होता है, ट्राई माने 3 होता है बेटे। टेट्रासाइनो निकिलेट, निकिल यहाँ है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखेंगे क्या करना है हम। अब मुझे यूं बताओ आप, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, इसका कितना होता है? -1। देखियो जरा ध्यान से, देखो +1 होता है, यहाँ इधर कर दूं, इधर इसका +1 होता है, इसके संख्या x मान लूं क्या? तो x तो है +1 वाले, प्लस निकिल है +2 वाला, प्लस और 4 है साइनाइड -1 वाले इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x, ये प्लस 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 का 2 प्लस माइनस माइनस का 4 एकम 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका, माइनस के 2 बचेंगे ना, और माइनस के 2 उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 2। तो आपको x की जगह 2 लिखना है। x की जगह क्या लिखना है बेटे? 2। तो ये x मैंने मिटा दिया यहाँ से, और इसकी जगह मैंने लिख दिया 2। तो ये फार्मूला बनेगा K2NiCN4। बस ध्यान रखना है कि जब आप फाइनल आंसर दोगे तो उसके ऊपर ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। समझाने के लिए तो लिख रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन नंबर। यदि आप छोटा छोटा लिख भी दोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज से, पर आपको बेटे कोशिश करनी है कि ना लिखा जाए। यदि लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं होने का। कभी आप सोचो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर को जो आपका कॉपी चेक करेगा उसे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने समझ के करा है और बच्चे ने रट्टा नहीं मार रखा है इस चीज में। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1-2 नाम और की प्रैक्टिस करा दूं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नंबर 5 में हम सीखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। ये दे रखा, इसका फार्मूला बनाना है। पोटेशियम है तो K लिख दो पहले ही, और ट्राई ऑक्सीलेटो है तो ऑक्सीलेट आयन लो और यहाँ लिख दो ट्राई। ठीक है, क्रोमेट है तो यहाँ Cr लिखा जाएगा, और थर्ड है तो ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख दो, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। अब हमें समस्या यहाँ आ रही कि यहाँ x की जगह क्या आना चाहिए, यही तो समस्या है। आपको बताया ऑक्सीलेट का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, पता है ना आपको? देखो COOH सिंगल बॉन्ड COOH ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है बेटे? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जब आयनों में टूटता है इस तरह टूटता है, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से, ये वाला।
तो देखो C2O4 ही तो बचा, इसे देखो ध्यान से, C2O4 ये लिख रखा है यहाँ C2O4। इसके ऊपर आवेश कितना है, एक ये और एक ये, 2 इकाई ऋण आवेश है, इसका मतलब ऑक्सीलेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसलिए लिखा है इसके ऊपर -2। समझ रहे आप। और पोटेशियम का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है। करें कैलकुलेट। एक्स तो है हमारे पास +1 वाले, और बेटे क्रोमियम का है +3, और 3 है -2 वाले = 0। x +3 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 = 0। -6 +3 -3, तो x = क्या आ जाएगा, +3। तो इसका मतलब यहाँ हमें x की जगह क्या लिखना है, x को तो मैं मिटा रहा, यहाँ से x की जगह लिखना है हमें 3 लिखना है बेटे। समझ में आया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बेटे, ठीक है। चलो अगला देख रहे हैं हम। मुझे वैसे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में काफी कुछ आ गया होगा आज पढ़ने से, यदि आप मन लगा के पढ़ रहे हो। टेट्रा एमीन, और यदि आपका मन भटक रहा है तो फिर तो बेटे कुछ भी नहीं हो सकता यदि आपका मन भटक रहा है। वैसे कुछ बच्चे तो सोने को तैयार हो गए होंगे बिल्कुल एकदम, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि केमिस्ट्री नींद की गोली नहीं है, नींद का गोला है। तो जिन बच्चों को लग रहा है नींद आ रही है तो उन्हें बेटे जाग जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। टेट्रा एमीन क्लोराइडो, टेट्रा एमीन क्लोराइडो सल्फेटो कोबाल्ट, सल्फेटो भी दिया, और कोबाल्ट तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया इसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया बेटे 3rd। बनाए फिर इसका फार्मूला। इन्होंने कहा टेट्रा एमीन, ये लिख दिया मैंने एमीन, और इन्होंने कहा है टेट्रा यानी 4। क्लोराइडो ये लिख दिया Cl, सल्फेटो ये लिख दिया SO4, और फिर कहा इन्होंने कोबाल्ट, ये लिख दिया कोबाल्ट, और फिर कहा इन्होंने 3rd, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। और बेटे इसमें बाहर वाला हिस्सा तो बताया नहीं कुछ भी, इसका मतलब उदासीन संकर है, क्योंकि इन्होंने बाहर वाला आयन तो बताया नहीं, ना तो पहले बताया ना बाद में बताया, तो उदासीन संकर है। अब क्या करना है आपको, यहाँ तो बस फिर ऑक्सीडेशन नंबर का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी चीज बता दी इन्होंने। देखो फुलफिल करेगा बिल्कुल। ये +3 है, ये कितना होता है -1, ये -2 होता है, ये 0 होता है। देखो -3 हो गए और प्लस के भी 3, सब बैलेंस है। इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ने का, क्योंकि बाहर कोई आयन दिया ही नहीं हुआ है। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो आज मैंने कराए हैं पेपर में जरूर आते हैं हर साल, ध्यान रखना है इस बात का। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि आप बेटे, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि यदि आप मेरे अनुसार पढ़ाई करोगे ना तो आप केमिस्ट्री में बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, कमांड हो जाएगा केमिस्ट्री में आपका, यदि आप मेरे अनुसार चलोगे। और यदि आप अपने अनुसार चलोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बेटे, ठीक है। हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, यदि हम उसे सही तरीके से और सही सीक्वेंस में करेंगे तो हम उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिल सकता है। तो इसलिए बेटे मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बेटे किसी भी यूनिट पे अटैक करना चाहिए, और उस यूनिट को शुरू से लेकर लास्ट तक सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अनुसार उसके देखने चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए। एक यूनिट कंप्लीट करो और उसके बाद मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा। उस यूनिट का एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा यदि आपने ढंग से पढ़ लिया है। और बेटे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगली कक्षाओं में भी आएगा, चाहे आप ग्रेजुएशन करो, बीएससी करो, बीटेक करो या फिर एमबीबीएस करो।
यदि आपका केमिस्ट्री मजबूत होगा तो आगे आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएंगी और मजा आएगा पढ़ने में बहुत ज्यादा। क्योंकि बेटे पढ़ाई पता कैसी चीज है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि इसमें 25 साल तक लगभग आदमी को जलना पड़ता है। ठीक है, एक कहावत है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसमें 25 साल तक आप जलोगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट 25 साल के बाद मिलने वाला है और आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है बेटे, जैसे रात को आप मीठा खाकर सो जाते हो ना, तो सुबह आपका मुंह कैसा लगता है, बहुत बकबका कड़वा सा मुंह हो जाता है। यार रात को कभी आप जो है ना किसी कड़वी चीज को, जैसे करेला है, उसे खा के फिर सो, और सुबह को देखना आपका मुंह का टेस्ट कितना अच्छा होगा। तो बेटे ये जो पढ़ाई है, ये किसी करेले के जूस को पीने के जैसी है, या फिर यूं कह दो कि नीम के पत्तों को चबाने जैसी है, जो इस समय तो कड़वा लगता है, पर ये कड़वापन ही आपकी जिंदगी में मिठास ले आएगा यदि आपने मेहनत से इन कड़वे पत्तों को चबा लिया या इस कड़वे करेले के जूस को पी लिया। बस ये बात पक्की है। और यदि इस समय आप मिठाई के चक्कर में लगे हुए हो, तो आने वाले 25 सालों के बाद आपका लाइफ में जो है मिठाई बिल्कुल भी नहीं होगी, वहां टेस्ट बिल्कुल बेकार होगा लाइफ का। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।